तो आज तारीख है 13 अक्टूबर, और अगर 13 अक्टूबर की पहली न्यूज़ की बात करें तो वो आई है कोवैक्सीन के बारे में कि कोवैक्सीन के सेकंड ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। और बाय द वे कोवैक्सीन ने अपनी जो वैक्सीन है उसमें थोड़े अंतर किए हैं, तो अब इसका नया नाम BVV125 कर दिया गया है, ठीक है, जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। और इसने इमरजेंसी जो यूज है उसके लिए अप्रूवल दे दिया है, किसको? 2 से 18 साल के बच्चों पे। अब तुम लोग कोवैक्सीन के, भाई ये 2 डोजेस लगने हैं, 48 दिन का गैप होना चाहिए दोनों में। और उनके लिए 2 से 18 साल के बच्चों को भी लग सकते हैं। और अगर बात की जाए कोवैक्सीन की, तो ये किस किसने बनाई है? NIV, ICMR और भारत बायोटेक, तीन लोगों ने मिलकर बनाई है। ये 2 से 18 साल के ऊपर ट्रायल भी यही तीनों लोग कर रहे थे। और अगर ये अप्रूवल मिल जाता है तो ये भारत की पहली वैक्सीन हो जाएगी जो 2 साल के ऊपर के बच्चों को लगेगी। बट बाय द वे कहीं भी न्यूज़पेपर में ये दिया नहीं गया है, बट अभी इसको DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं मिला है। तो अभी केवल और केवल कंपनियों ने अप्रूवल दिया है, कमेटी ने अप्रूवल दिया है। अब DCGI का अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद में इसको मार्केट में बेचा जा सकेगा। और बाय द वे एक चीज और है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी उठ रहे हैं कि केवल पहली बात तो ये है कि जैसे सेकंड फेज के ट्रायल के बाद ही थर्ड फेज के ट्रायल ही नहीं किए हैं बच्चों पे, और तुम इसको बच्चों के लिए इमरजेंसी बेसिस पे मार्केट में कैसे ला सकते हो? पहली बात। दूसरा, बच्चों और बड़ों में थोड़ा अंतर होता है। बच्चों में जो फिजिकल एबिलिटीज होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, वो अलग होती हैं। और इन लोगों ने केवल 500 बच्चों पे ये ट्रायल किए हैं, वो भी एक ही जगह के बच्चे हैं सारे के सारे। तो उन पे केवल 500, वो लोग पूरे इंडिया के बच्चों को रिप्रेजेंट या पूरी दुनिया के बच्चों को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो इन सब चीजों पे काफी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और पता है, अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है तो ये पहली वैक्सीन होगी जो 2 साल के ऊपर के बच्चों को लगाई जाएगी कोरोना के लिए आज तक। एक नेक्स्ट न्यूज आई है जो अफगानिस्तान के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है उसको लेके हमारे मोदी ने अभी G20 की जो मीट है उसमें कहा गया है मोदी के द्वारा। बाद में देखो पूरा बताता हूँ। इसमें रिजोल्यूशन है, UN का रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन नंबर 2593, जो ये कहता है कि तालिबान को लोगों की मदद करनी चाहिए, और तभी उन लोगों को तभी अगर तालिबान को ये चाहिए कि हम लोग ह्यूमैनिटेरियन हेल्प जो और देश करते हैं तालिबान को फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाते हैं, वो हेल्प उनको मिलती रहे, तो उन्हें लोगों को मदद देनी पड़ेगी। वहीं UN का एक दूसरा रिजोल्यूशन भी है, जिसका नाम है 1267 नंबर है रिजोल्यूशन नंबर। तो ये 1999 में पास हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि टेररिस्ट को कंट्रोल भी करना पड़ेगा तालिबान को। तो 1267 रिजोल्यूशन में कहा गया है टेररिस्ट को कंट्रोल करो, और 2593 में कहा गया है कि लोगों को मदद पहुंचाओ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना ब्रो, हाँ, कि इस पे जैसे बड़े बड़े देश भी हैं, जैसे चाइना हो गए, रशिया हो गए, इन लोगों ने साइन नहीं किए हैं। क्योंकि जब जहाँ पे भी टेररिस्ट ग्रुप्स की बात आती है ना, वहाँ पे कुछ रशिया और चाइना के ग्रुप्स भी हैं जिनके नाम थे इन रिजोल्यूशन में। इन वजह से इन लोगों ने साइन ही नहीं किया उस पर। अब मोदी जी, हमारे यहाँ के जो मोदी जी हैं, उनका यही कहना है कि हाँ, अगर हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल पहुंचाना है और हम चाहते हैं कि हम तालिबान को रेगुलेट करते रहें, वर्ल्ड रेगुलेशंस अगर अफगानिस्तान में इम्प्लीमेंट करवाने हैं हमें, तो हमें सीधी सी बात है कि इनको जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है वो नहीं रोकनी चाहिए। ये सब बातें हुई हैं इसमें। अब अगर हम G20 की थोड़ी बात कर लें तो 19 प्लस EU की जो कंट्रीज है, 19 अदर कंट्रीज हैं जिनको मिलकर G20 बनता है। और हेड ऑफ द स्टेट्स की जो समिट होती है, अगर EU की बात करें, तो हम जानते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट्स की समिट अभी 2020 में सऊदी अरेबिया में थी, जो कैंसिल हो गई थी कोरोना की वजह से। 2021 में इटली में है, 22 में इंडोनेशिया में है, और 2023 की G20 की समिट हेड ऑफ द स्टेट की इंडिया में है। तो इसलिए हमें ये चारों लाइन से याद रखना जरूरी है अपने एग्जाम के लिए। और वहीं हम बात करें तो इनकी G20 की काफ़ी समिट्स होती हैं। ये फाइनेंशियल समिट भी हो रही हैं, इन्वायरमेंटल समिट्स भी हो रही हैं, उनमें लेकिन मिनिस्टर्स जाते हैं हमारे देश के। जैसे एग्जांपल बता दूं, इनके अलावा भी 6 मुख्य समिट अलग हैं जिनको BCUTWY कहा जाता है। B का मतलब बिजनेस, C का मतलब सिविल सोसाइटीज की, U का मतलब अर्बन, T का मतलब थिंक टैंक, W का मतलब वुमेन्स, और Y का मतलब यूथ। तो B20, C20, U20, T20, W20 और Y20, ये समिट्स भी अलग अलग होती हैं जो कि G20 के अंतर्गत ही आती है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है फर्टिलाइजर्स को लेके। ये जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए अभी हमारी सरकार ने सब्सिडी को जारी कर दिया है। और तकरीबन तकरीबन ये जो सब्सिडी है वो 28,000 करोड़ की है, एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी है। अब देखो फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या होती है। हमारे देश में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं असलियत में वो बहुत महंगे हैं,
जैसे मैं बात कर लूँ नीम कोटेड यूरिया की बात कर लो, तो वो पर टन तकरीबन 17,000 रुपए का पड़ता है। 17,000 रुपए पर टन की जो बोरी है वो पड़ती है, और सरकार उसको इतना सब्सिडाइज करती है कि वो मार्केट में तुम्हें 5,000 या 6,000 का मिल जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये 5,000 या 6,000 को जो तुम्हें मिल तो रहा है, लेकिन ये है केवल किसानों के लिए। और पीओएस मशीन होती है, पीओएस स्कीम, उस पीओएस स्कीम के तहत तुम्हें दिखाना पड़ता है कि हाँ तुम किसान हो, तभी तुम्हें ये चीजें इतने सस्ते पे मिलती हैं। और इसी के लिए अगर बात की जाए तो हमारी जो सरकार है उसने 28,000 करोड़ का जो एडिशनल फर्टिलाइजर फंड सब्सिडी है, क्योंकि अभी हम देखते हैं खेती वेती में बुआई वगैरह शुरू होने वाली है सर्दियों के लिए, तो इसी के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी हमारी केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर दी गई है। और बेसिकली हम जानते हैं ज्यादातर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो यूरिया और इन सब चीजों पे मिलती है, और आजकल तो नीम कोटेड यूरिया है। और वही हम बात करें डाई अमीनो फॉस्फेट, जिसका हमारे खेतों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो उस पर भी सब्सिडी बढ़ा दी गई है। तो किन पे बढ़ाई है वो जरूरी नहीं है, बस हमें बैकग्राउंड जानना जरूरी था। एक नेक्स्ट, और हाँ बाय द वे, अगर हम पीओएस मशीन, पीएस मशीन वो स्कीम ही है तो पीओएस मशीन नाम है उसका, पीओएस मशीन की बात करें तो इसमें एक किसान 100 किलो तक ही खरीद सकता है। और बाय द वे, इसमें किसान की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है, इस पे भी काफी क्वेश्चन होते रहते हैं कि मार्जिनल किसान आ रहा है तो भी तुम उसे सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हो यूरिया, और यूरिया या जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, और कोई एक बड़ा किसान आ रहा है उन्हें भी सब्सिडाइज रेट पे मिल जा रहे हैं। तो इस पे भी इसकी डेफिनेशन बदलने के लिए काफी क्वेश्चन उठते रहते हैं, जिससे जिन्हें जरूरत है उन्हें ही वो दी जा सके सब्सिडीज, जिन्हें जरूरत नहीं है उनको नहीं पहुंचे। एक नेक्स्ट न्यूज आई है फ्रांस के जो हम देखते हैं प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उनकी तरफ से, कि फ्रांस ने एक 35 बिलियन डॉलर का प्लान है जो अनाउंस किया है। कि किसके लिए? जो उनके ग्रीन एनर्जी के जो प्लान्स चल रहे थे, जो कोविड में काफी बंद करने पड़ गए थे, उनको रिवाइवल के लिए। ये देखो, जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं और जो अदर अदर इंडस्ट्रीज हैं जो फ्रांस में चल रही हैं, उनको ग्रीन करने के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे लाने के लिए, कि हाँ वो कार्बन उत्सर्जन ना करें, ये सब ना करें, तो उसके लिए उनके जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उनके द्वारा तकरीबन तकरीबन 35 बिलियन डॉलर का एक फंड घोषित किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लें, फ्रांस में टोटल एनर्जी की बात की जाए तो 70% एनर्जी तकरीबन न्यूक्लियर ही है। इंडिया में 2% है, तो हम अपन अंदाजा लगा सकते हैं फ्रांस कितना आगे चल रहा है अगर ग्रीनरी की तरफ बात की जाए तो। और अभी एक चीज और है कि 2 मिलियन जो इलेक्ट्रिक पार्क हैं उनको बनाने की भी बात की गई थी फ्रांस के द्वारा, तो अब देखते हैं कहाँ तक होता है। इस फंड से ये सब चीजें की जाएंगी। एक नेक्स्ट न्यूज आई है बीजिंग समिट को लेके। अभी हम देखते हैं बीजिंग समिट चल रही थी और इंडिया के भी डिप्लोमेट्स वगैरह गए हुए थे, काफी लोग हर देश के डिप्लोमेट्स वगैरह थे। तो एक 30x30 एजेंडा है जो वहां पे लागू हुआ है। अब क्या ना, पेपर में डायरेक्ट पूछ लेंगे 30x30 एजेंडा क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। तो बीजिंग समिट में ये निकल के आया है कि अर्थ की जो लैंड है उसको 30% बचाना है हमें। ओशियन जो है उसको हमें 30% बचाना है, मतलब ओशियन की इको डाइवर्सिटी जो नुकसान हो रही है उसको 30% तक बचाना है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट जो नुकसान हो रही है अर्थ की, उसको 30% बचाना है 2030 तक। तो ये है 30x30 एजेंडा। और हाँ, चाइना ने एक फंड भी बना दिया है जो पर ईयर तकरीबन 36 बिलियन डॉलर का है, और अगर 2030 तक बात करें तो ये 350 बिलियन डॉलर का है। ये फंड क्या करेगा? चाइना में जो फैक्ट्रीज, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना, भाई उत्सर्जन की बात करें तो चाइना तो कहाँ है सीधी सी बात है, ग्रीन हाउसेस में। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए और इकोलॉजी एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए, इन पे काम करने के लिए चाइना ने एक 350 बिलियन का फंड बना दिया है 2030 तक के लिए, कि चाइना भी उस पर काम करेगा। दैट्स ऑल, बस यही चीज निकल के आई। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि चाइना ने ये फंड बनाया और 30x30 एजेंडा क्या है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है पीएम के एडवाइजर को लेकर, कि अमित खरे जो पीएम के नए एडवाइजर बन गए हैं। और हम जानते हैं कि अमित खरे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उनमें भी इन्होंने काम किया था, और IAS है ये बाय द वे, और अभी रिटायर हो चुके हैं, तो पीएम ने अपना एडवाइजर बना लिया है। और IT मिनिस्ट्री के भी ये सचिव रह चुके हैं पहले। और भास्कर थे जो इनसे पहले थे, और उनको रिटायर कर दिया गया है। अब अमित खरे हैं जो पीएम के नए एडवाइजर बन गए हैं। अब पीएम की बात की जाए ना, तो पीएम की जो खुद की टीम होती है उसमें ही तकरीबन 50 लोग होते हैं। एडवाइजर हुआ, फर्स्ट सेक्रेटरी हुआ, ये हुआ, बहुत सारी चीजें, तो उनमें से एक ही है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है जस्टिस कुरैशी को लेके, कि जो जस्टिस कुरैशी हैं उनको राजस्थान का नया हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया।
और बाय द वे जस्टिस खुर्शीद की बात करें तो ये त्रिपुरा के जज थे, इनको राजस्थान का हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया है। अभी हम देखते हैं ना रमन्ना जी दनादन दनादन यही कर रहे हैं कि जहां जहां खाली पड़ी है, हम देखते हैं 30-30 40-40 पास जुडिशरी के खाली पड़े हैं, वो भरने में लगे हैं। अभी 3 हाई कोर्ट में तकरीबन 17 नए जजेस को नियुक्त किया गया है। और बाय द वे जब हाई कोर्ट की जजेस की नियुक्ति की बात आती है तो इसमें आता है आर्टिकल नंबर 217। आर्टिकल नंबर 217 क्या कहता है कि जो कोलेजियम है, मतलब CJI+2 सीनियर मोस्ट जजेस, और साथ साथ में गवर्नर जो उस स्टेट के होते हैं, इन लोगों से बात करके, जो सुप्रीम कोर्ट के हाँ, मतलब ये इन सब से बात करके, और ये लोग प्रेसिडेंट को अपनी वो भेजते हैं संतुति कि हाँ इनको जज बना देना चाहिए, और फिर प्रेसिडेंट उनको नियुक्त कर देता है। दैट्स ऑल। तो ये आर्टिकल 217 तो ये है। और बाय द वे आर्टिकल 224 ए में एडॉक जजेस की बात की जाती है कि हाँ जो जजेस हैं ऐसे जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी पदावधि खत्म हो चुकी है, ऐसे जजेस को हम लोगों को लेके आना है। केसेस जो पेंडिंग केसेस हैं, या जो केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, या एक्सपर्टीज है किसी जज की उस पे, तो ऐसे जजेस को कुछ समय के लिए नियुक्त करने के लिए संविधान का आर्टिकल नंबर आर्टिकल 224 ए है। तो दैट्स ऑल, बस यही था जो हमें जानने के लिए जरूरी था। और एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है भारत पे और जो सेंट्रम है उसके बारे में। ये जो सेंट्रम ग्रुप है भारत पे है, ये इन दोनों लोगों को स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा मिल गया है, लाइसेंस दे दिया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक का आरबीआई के द्वारा। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती है हम लोग जानते हैं। ऐसी ऐसे मान लो लोग जिनके पास में 10 साल से ज्यादा फाइनेंस और बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, पहली बात तो, और दूसरा तकरीबन मिनिमम 100 करोड़ रुपए का फंड है, तो वो अपनी बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदल सकते हैं। हाँ, और बाद में याद रखना, इस 100 करोड़ के फंड को अगले 5 साल में इन्हें 200 करोड़ का करना है। अगर ये बैंक 100 करोड़ के फंड को 200 करोड़ नहीं कर पाती 5 साल में, तो इसके स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा छिन जाता है। अब होते क्या है कि जैसे मान लो मार्जिनल जगह है, गांव है, या कहीं दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध नहीं है, वहां बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाते हैं। लेकिन और जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध है तो वहाँ एक हेल्दी कंपटीशन बनाने का काम करते हैं, लोगों को एक दूसरा जरिया या एक दूसरा अल्टरनेट प्रोवाइड करवाते हैं, एक तरीके से बोला जाए तो। अब बाय द वे ये लोग कॉर्पोरेट को पैसा नहीं दे सकते, या जो बड़ा कोई लोन ले रहा है 1 करोड़ अगर कोई लोन ले रहा है तो वो नहीं दे सकते, ये देंगे ही 5 लाख 10 लाख, 10 लाख से बड़ा लोन ही नहीं देते ज्यादातर, और मैक्सिमम रैंक तो 20 लाख बस। और आरबी और हाँ, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, ये 5 साल तक, जब तक ये अपने टोटल कैपिटल को डबल नहीं करके दिखा देते, तब तक यह बिना आरबीआई से पूछे अपनी कोई भी ब्रांच भी नहीं खोल सकते इवन तो। अब यहाँ एक नेक्स्ट न्यूज है महारत्ना की, कि जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो इंडिया की नई महारत्ना कंपनी बन गई है। दैट्स ऑल। और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की रत्ना कंपनीज होती हैं, मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना। और बाय द वे ये तीनों की तीनों किस में काम करती हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इस्टेब्लिशमेंट, ये डिपार्टमेंट का नाम है। और ये डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंतर्गत काम करता है। अब ये क्या है ना, हम देखते हैं नवरत्ना 1991 में बनना शुरू हुई थी, 14 नवरत्ना है जो भारत में है इस समय। महारत्ना 2009 में बनना शुरू हुई थी, इस समय 10 कंपनियां हैं, और ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन महारत्ना एक और बन गई है, तो अब 11 हो गई है टोटल। और मिनी रत्ना तो 70 से प्लस है, तो वो जानने की जरूरत नहीं है। बट पता है देखो, इसमें मैं थोड़ी एक चीज ऐड करना चाहूंगा न्यूज में। हमारे यहाँ की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो जो भी कंपनी होती है, भारत में हुई, ये हुई वो हुई, जो पब्लिक कंपनियां हैं, इन पब्लिक अथॉरिटीज को आजकल हम लोग देखते हैं ये पब्लिक अथॉरिटीज बेची जा रही हैं, ये की जा रही है, वो की जा रही है। ये इसलिए और होता है कि हम लोग पॉलिटिकल लीडर्स को इनका हेड बना देते हैं। जैसे संबित पात्रा को ओएनजीसी का बना दिया था, तो वो लोग बिजनेसमैन नहीं है, वो नहीं जान सकते कि किसी भी कंपनी को रन कैसे करना है, गो थ्रू कैसे करना है। एट द एंड क्या होता है, वो कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती, वो कंपनी दिवालिया होने लगती है, फिर बाद में बेचते घूमते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां हैं, देश के एसेट्स हैं, ये इन्हें हमारी सरकार ने हमारे टैक्स पेयर के पैसे से जनरेट करके बनाया है, और बनाया ही इसलिए है कि आज ये पैसे कमा के दे रही हैं तो उनको लोगों की भलाई में लगाया जा सके। और ये खत्म होना सरकार के ओवरऑल फायदे को भी कम करती है, और सरकार और हमारे इंडिया के एसेट्स को कम करते हैं, तो इसलिए नहीं होना चाहिए। एक अगली न्यूज है कि जो सहायक प्रोफेसर के पद है, ये तो एक छोटी न्यूज थी, जो सहायक प्रोफेसर हम लोग बोलते हैं कि नहीं,
एडिशनल प्रोफेसर होते हैं कुछ लोग, ठीक है, और सेक्रेटरी, प्रोफेसर सेक्रेटरी होते हैं। तो ऐसे जो पद हैं इनके लिए पीएचडी होना जरूरी कर दिया गया था, अनिवार्य। लेकिन अभी हाल ही में हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि अगले 1-2 साल तक के लिए जो सहायक प्रोफेसर के जितने भी पद आएंगे उन पे पीएचडी होना जरूरी नहीं है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। तो इसको डिसाइड कर भी दिया गया था, फिर से फैसला बदल दिया गया, खुद का ही किया हुआ। एक नेक्स्ट न्यूज है ट्रेन के बारे में, कि मतलब लार्ज ट्रेन, बहुत बहुत ज्यादा ही लंबी ट्रेन, एक नॉर्मल जो हम देखते हैं ना, क्या कहते हैं, एक तरीके से जो मालगाड़ी होती है, उस मालगाड़ी से तकरीबन 2.5 से 3 गुना बड़ी ट्रेन। तो ऐसी ट्रेन, 2 ट्रेनें हैं जो इंडिया के साउथ सेंट्रल रेलवे में चलाई गई, जिनका नाम है त्रिशूल और गरुड़। त्रिशूल और गरुड़ नाम की ये 2 रेलें हैं जो साउथ सेंट्रल रेलवे में चलाई जा रही हैं, जो नॉर्मल मालगाड़ी से 3 गुना बड़ी है। और ये इसीलिए की जा रही है कि अगर एक ट्रेन का इंजन हम लोग 2-3 गुना बढ़ा देते हैं तो ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ जाती है उस ट्रेन की, और वो कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगा। एक ही इंजन है जो इस पूरे को अगर ढोके ले जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। उसके साथ साथ में चीजें जल्दी पहुंचेंगी, 4 ट्रेनें नहीं दौड़नी पड़ रही, एक ट्रेन से ही काम हो जाएगा। तो बस अभी इनका ट्रायल चल रहा है जो साउथ सेंट्रल रेलवे में। और साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें तो इसके 3 जोन है, हम लोग जानते हैं, सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है जर्मनी के बारे में। हम लोग यहाँ पे अभी ट्रेन और यही सब कर रहे हैं। जर्मनी में पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च कर दी गई है और दिसंबर से बाय द वे ये चलने भी लगेगी। इसमें कोई आदमी नहीं होगा चलाने वाला, ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं होगा, इंजन ऑटोमेटिकली वर्क करेगा और सेल्फ ड्राइविंग है, सीधी बात। और जो साइनर्स है और डुश, साइनर्स और डुश, ये 2 लोग हैं जिन्होंने मिलके इस ट्रेन को बनाया है जर्मनी के लिए। एक नेक्स्ट न्यूज आई है प्लूटो को लेके, कि प्लूटो का जो एटमोस्फेयर है हम लोग देखते हैं। देखो 2-3 चीजें आई हैं प्लूटो के बारे में। पहली बात तो हम जानते हैं कि प्लूटो एक समय हमारा प्लेनेट मानते थे हम लोग, फिर उसको डॉर्फ प्लेनेट मान लिया क्योंकि उसकी जो ऑर्बिटल घूमना है वो सही नहीं था, उसका जो रेडियस वगैरह वो भी सही नहीं था। प्लूटो का एटमोस्फेयर खत्म हो रहा है। प्लूटो का जो हम लोग साइंटिस्ट जब देख रहे हैं तो पिछले 20-25 साल में प्लूटो का एटमोस्फेयर कंपेरेटिवली 2 से 3% कम हो गया है। और प्लूटो धीरे धीरे करके ज्यादा ठंडा होता जा रहा है और सूरज से और ज्यादा दूर जाता चला जा रहा है। तो ये सब रिसर्च में नई बातें निकल के आई हैं। तो दरअसल बस यही न्यूज थी। अब यहां से न्यूज खत्म होती है, यहां से हमारे आर्टिकल शुरू होते हैं। तो पहला जो आर्टिकल आया है वो है अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में। ये देखो हुआ क्या ना, अफगानिस्तान में तालिबान का रूल शुरू हो गया, हम लोगों ने देखा है। लेकिन इसके साथ ही साथ आईएसआईएस के मतलब खुरासान, उसने भी अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया और अपनी शक्तियां बढ़ानी शुरू कर दी है तालिबान के अंतर्गत चीजों को। और याद रखना आईएसआईएस के की जब भी हम बात करते हैं तो उसका एंड मोटिव क्या है, कि हमें इस्लामिक इन्वेजन करना है इंडिया पे और इंडिया की जो इनलैंड है उसको एक्वायर करना है। तो उसके इंडिया को लेके इंटेंशंस तो कभी भी अच्छे नहीं है। अब अफगानिस्तान में तालिबान ने ये कहा था अमेरिका के जाने के बाद में कि हम पीस स्थापित करेंगे, और हम देखते हैं अभी तक 3 बड़े ब्लास्ट हो चुके हैं अफगानिस्तान में। चाहे हम लोग काबुल की एयरपोर्ट की बात कर लें, या हम लोग हाँ एयरपोर्ट की बात कर लें, या काबुल ब्लास्ट की बात कर लें, या जो लूमसम ब्लास्ट हुआ था उसकी बात कर लें जो सियाओं पे हुआ था। होता क्या ना सॉरी, होता क्या ना कि आईएसआईएस को फंडिंग करते हैं ज्यादातर सुन्नी, जो सुन्नी लेड कंट्रीज है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। तो वो लोग जानबूझ के सियाओं पे वार करते हैं उनको पहुंचाने के लिए कि हाँ भाई देखो हमने सियाओं पे वार किया। अब प्रॉब्लम क्या, ऐसा ऐसा चला तो सीधी सी बात है कि तालिबान का कॉन्फिडेंस और कमजोर हो जाएगा लोगों पे। देखो तालिबान को लेके लोगों में वैसे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तालिबान इस बार बहुत लो दिखा रहा है, कह रहा है कि हाँ हम पीस कीपिंग की बात करेंगे। तालिबान बात करता है कि हम यूएन में भी जाके बात करना चाहते हैं। तालिबान वुमेन राइट्स की भी बात करता है। तालिबान और देशों के साथ में कॉर्पोरेशन की भी बात करता है। ये सब बातें ठीक है, बट अगर वहां पे आईएसआईएस के का उदय फिर से होने लगा तो लोगों में तालिबान को लेके जो भरोसा है वो कम होने लगेगा। और पहले भी हम लोगों ने देखा था जब सद्दाम हुसैन था इराक में, वो खत्म हुआ था तो क्या हुआ था, आईएसआईएस बढ़ गया था उसी केओस का फायदा उठाते हुए।
तो अगर ये केओस फिर से बन गया अफगानिस्तान में, तो आईएसआईएस फिर से अपने पैर पसार सकता है। वही है ना, आईएसआईएस की एबिलिटी टू स्ट्राइक भी बढ़ रही है। जैसे ये लोग कहते थे केवल आईएसआईएस खुरासान क्या है, अरे अफगानिस्तान के थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट में थोड़ा बहुत रह गया, बट दैट्स ऑल। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने सेंटर में वार किया कई बार, नॉर्थ में भी वार करके आया, अभी हम लोगों ने देखा। तो आईएसआईएस की जो नेटवर्क ग्रोथ है वो दोबारा से होना शुरू हो गई है, और आईएसआईएस की एबिलिटी टू स्ट्राइक भी बढ़ रही है। और ये तो हम जानते हैं कि आईएसआईएस को फंडिंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं, देश नहीं है, लोग हैं, जिन्हें पता है उन्हें पता है। अब हुआ क्या ना, तालिबान ने 96 में भी जब आया था तब पीस की बात की थी, और आज भी वह वही कर रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या ना, पीस की तो तुम बात करते हो, फिर तुम सरिया लॉस लागू करने की बात करते हो, सिया सुन्नियों में लोगों को बांटने लगते हो। तो जो जातीय लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो तुमसे वैसे ही गुस्सा हो जाते हैं, और दूसरी धर्म जाति के लोग हैं वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो लोग क्या करेंगे, वो आईएसआईएस को सपोर्ट करने लगेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि आईएसआईएस को तो अपनी आतंकवादी गतिविधि चलानी है। वो ऐसे ही लोगों को टारगेट करेगा ही करेगा जो गवर्नमेंट या वहां के जो रूलर्स हैं उनके खिलाफ हो, सीधी सी बात है। लेकिन अब यहाँ पे पता क्या, तालिबान को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, 4 लोग हैं जो अपने आप को लेक्सिस्ट, जो अपनी पॉलिसीज को लेक्सिस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम देश दुनिया से बात करना चाहते हैं, चलो ठीक है। लेकिन आईएसआईएस को, आईएसआईएस चरमपंथी विचारधारा का है, और उसको कंट्रोल करने वाला कोई एक आदमी है नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। और अगर इस पे अभी से चीजें नहीं की गई, मतलब बेसिकली इस पूरे आइडियोलॉजी में यही है कि हाँ, जो एक टाइम पे हम लोग देखते थे कि आईएसआईएस वर्सेस यहाँ पे मुजिबुल मुजाहिदीन होता, वो मुजिबुल मुजाहिदीन होता था, वो आज आईएसआईएस वर्सेस तालिबान होता जा रहा है, और जिसमें तालिबान ऑटोमेटिकली हमें कमजोर दिख रहा है। और अगर आईएसआईएस बढ़ गया तो सीधी सी बात ये है कि इंडिया पे इसका असर पड़ सकता है बहुत ज्यादा। बस दैट्स ऑल, इस एडिटोरियल में तो यही है। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है पेंडोरा पेपर्स लीक को लेकर। देखो सिंपल सी बात है, मतलब पेपर्स लीक को लेकर आया है। चाहे हम पेंडोरा पेपर्स लीक की बात करें, पनामा की बात करें, बहाना पेपर्स लीक की बात करें, लग्जमबर पेपर्स लीक की बात करें, ये लीक बहुत होते रहते हैं। मीडिया इन पेपर्स को लीक करता है, और ये फालतू बातें तो कहता नहीं है, सीधी सी बात है, वो उस पर सबूत होते हैं कि हाँ ऐसा किया गया है, तभी मीडिया ये सब चीजों को निकाल के लेके आता है। बट इनका सरकार पे कोई असर हुआ नहीं हुआ। हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ये ब्लैक मनी तुम्हारे देश से बाहर जा रहा है, ध्यान दो, तब सरकार कह रही है कि हाँ हम देखते हैं। सरकारों को कोई असर नहीं पड़ रहा। इसमें याद रखना, देखो पेपर्स लीक होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि कोई सच में कल्प्रेट है। हो सकता है कि उस बंदे ने इंडिया में टैक्स भरा हो और उसके बाद में जाके स्विस बैंक में अपना पैसा डाला हो, या किसी दूसरे देश में डाला हो, मे बी। बट इसकी जांच होना तो जरूरी है ना ब्रो। जांच ही नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे पड़ेगा। कोई भी पर्सनैलिटी हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, जिनकी, वही ना कि उन हर किसी आदमी की जांच होना, हमारी जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनसे जांच होना जरूरी है। सरकार को आगे बढ़ चढ़ के इनमें काम करना जरूरी है, वरना ये पैसे ऐसे ही बाहर जाते रहेंगे और हमारे यहाँ नुकसान होता रहेगा उन चीजों का। क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी टैक्स या पैसा तुम्हारे देश से बाहर जाता है तो सरकार के पास में संसाधन कम होते हैं। सरकार के पास में जब संसाधन घटते हैं तो सरकार क्या करती है, सरकार लोगों को जो फायदा पहुंचा रही है, आम जनता को जो फायदा पहुंच रहा है, वो फायदा पहुंचना उनको कम हो जाता है। अब देखो लोग ऐसा करते क्यों है, इन्वेस्टमेंट जो लोग ले जाते हैं वो क्या करते हैं। अब देखो, हो सकता है लोगों को अपनी जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको डाइवर्सिफाई करना हो। जैसे मान लो मैं अभी किसी एक एक्स देश का राजा हूं, जिस देश में अगर मुझे, मैं देखता हूं कि मुझे अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, और मेरी जो पर्सनल इनकम है, तो हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि मैं राजा हूं लेकिन मैं देश का पैसा यूज कर रहा हूं, नहीं, उसमें कुछ रुपए मुझे भी मिल रहे हैं। तो जो मेरे पर्सनल पैसे हैं, मैं उन पर्सनल पैसे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छी बात है। तो कई बार लोग इस डाइवर्सिफिकेशन को छुपाने के लिए, कि क्योंकि भाई है ना, देश के लोग तो समझेंगे नहीं ये बात, देश कहेंगे और पैसे देश से बाहर लेके जा रहा है ये वो, जबकि अगले बंदा खुद के लेके जा रहा है टैक्स वैक्स सब भर के फिर भी। तो वो जो चीजें है ना, ये ना हो, कुछ मॉरल ग्राउंड्स आ जाते हैं कई बार लोगों के। लोग टैक्स इन्वेजन करते हैं। टैक्स इन्वेजन हम जानते ही हैं, टैक्स को बाईपास करने के लिए। और टैक्स हेवन जो कंट्रीज होती हैं उनमें अगर तुम पैसा डाल भी देते हो, वो अच्छा इंटरेस्ट रेट देती हैं पहली बात तो, और हम देखते हैं कि वहां पे हमारे टैक्स कटता भी नहीं है, उसके ऊपर बार बार पता भाई 2-3 प्रकार के टैक्सेस लग रहे हैं, वो नहीं होता।
और वही ना कि कुछ देशों ने उनको आसान बना के रखा है, कि हाँ हमारे यहाँ तुम आके इन्वेस्ट करो, वो बहुत आसान है इन्वेस्ट करना, और उनको रखना भी आसान है उन देश में। अब देखो, अब यहाँ बात आई इन्वेस्टमेंट की। हो सकता है ये सब लीगल हो सकता है ये सब इलीगल भी हो रहा हो, देश के बाहर पैसा जाना लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, लेकिन इनकी जांच होना जरूरी है। हम बात करें ना, देश के बाहर पैसा जाने के बाद क्या होता है, बेसिकली तीन चीजें ही होती हैं जब भी वो ब्लैक मनी होता है। हम लोग बोलते हैं PLI के, प्लेसमेंट, और फिर लेयरिंग, और फिर इंटीग्रेट। अब इन तीनों चीजों को बोलूं तो प्लेसमेंट का मतलब तो सीधा हो गया कि लीगल या इलीगल तरीके से कैसे भी हो सकता है जो देश से बाहर पैसा जा रहा है, जिसको अलग अलग जगह हम लोग डाल रहे हैं। लेयरिंग का सीधा सा मतलब है कि जब वो देश के बाहर चला गया, अब अगर वो ऐसा है ना इलीगल, तो उसकी लेयरिंग की जाएगी। लॉ फर्म्स होती हैं बहुत सारी जो शेल कंपनीज बना देती हैं कि हाँ इस कंपनी को कौन कौन करता है, वाई कंपनी, वाई को कौन जेड, जेड को कौन एक्स, एक्स को कौन सी। इतनी लेयरिंग कर देती हैं कि बाद में जो तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट हुआ पड़ा है वहां पे, पता ही नहीं पड़ता कि इसका असली ओनर कौन है। तो ये काम करती है लॉ फर्म्स बहुत सारी। फिर बाद में क्या किया जाता है, तुम्हारी कंपनी में ही वो FDI के द्वारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और तुम अपना पूरा का पूरा टैक्स बचा भी लेते हो, तुम्हारा पैसा तुम पे वापस भी आ जाता है व्हाइट मनी बन के। ये सारी चीजें भी की जाती है। तो सरकार के पास में, लेकिन इन सारी चीजों से क्या होता है, एट दी एंड आम इंसान को नुकसान। सरकार के संसाधन कम होंगे तो सरकार लोगों की मदद कम कर पाएगी, सरकार के पास में रुपए ही नहीं होंगे तो सरकार ह्यूमैनिटेरियन काम कैसे करेगी, सरकार लोगों को मुफ्त खाना, मुफ्त भोजन, ज्यादा जॉब्स कैसे प्रोवाइड करवाएगी। अब बात की जाए ना कि सरकार को क्या करना है, सरकार को करनी है फाइट। सरकार, जबकि सरकार को फाइट फाइट करनी है, सीधी सी बात, सरकार नहीं चाहती कि हमारा पैसा देश से बाहर जाए, लेकिन जब हम बात करते हैं कि आसान करना, कि सरकार आसानी से ये चीज कर नहीं सकती, प्रॉब्लम ये है सरकार को, जो बात करते हैं ना कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अभी जैसे इंडियन गवर्नमेंट की बात कर लें, चलो इंडियन गवर्नमेंट कहाँ पे गौर कर रही है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है हमें उस पर गौर करना चाहिए, उससे टैक्स लेना चाहिए। सरकार टैक्सेशन की रेट्स बढ़ा रही है, GST जैसी चीजें लेके आ रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो आज तक टैक्स नहीं देता था उनको टैक्स के दायरे में लेके आ रही है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो ब्लैक, याद रखना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी टैक्स का इन्वेजन कर लेता हो, बट उस देश का पैसा देश में ही है। आज मान लो एक रेडी वाला है या कोई भी है, वो एक हद से ज्यादा कमा रहा है, ठीक है, मान लिया वो 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है, लेकिन वो पैसा देश का देश में ही है, वो देश में ही लगा रहा है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग हैं ना, चाहे तुम सचिन तेंदुलकर की बात कर लो, चाहे तुम राजस्थान के वो महाराजा की बात कर लो जो इसमें आया है, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के होने के बाद भी देश का पैसा देश से बाहर लेके जा रहे हैं। सरकार को काम करना चाहिए ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों का जो पैसा बाहर जा रहा है उसको रोकने पे, जो ब्लैक मनी बन रहा है बेसिकली कहा जाए तो ब्लैक मनी बाहर जा रहा है उसको रोकने पे। ब्लैक मनी देश का होके देश में इन्वेस्ट होगा फिर भी ठीक है, इसको, इसके लिए भी काम किया जाना जरूरी है, लेकिन जो ब्लैक मनी बाहर चला जा रहा है, देश का पैसा देश से बाहर जा रहा है, उसको देखना, एक तरीके से कहा जाए उसको मॉनिटर करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और देखो ब्रो, ये तो हम भी जानते हैं कि अभी हमारे फाइनेंस के जो सेक्रेटरी है उन्होंने भी कहा था कि असंगठित क्षेत्र पे हम लोग ज्यादा गौर करेंगे, ये वो फलाने टिकाने, तो सरकार की मंशाएं तो कम दिख रही है। और ये जो आर्टिकल बाय द वे जिन्होंने लिखा हुआ है ये एडिटोरियल, ये हमारे देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, इन्होंने टैक्सेशन पे ही बहुत काम किया है इंडिया के लिए। तो लेकिन वही है कि सरकार ऐसे लोगों की बात नहीं मान रही आजकल सरकार, जो भी है। तो दैट्स ऑल, यही था इस एडिटोरियल कि कैसे देश का पैसा देश से बाहर क्यों जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, और सरकार को क्या करना चाहिए। अब आज का एक लास्ट एडिटोरियल है जो कि आया है टूरिज्म पे। देखो, कोविड जब शुरू हुआ तो देश में टूरिज्म ऑलमोस्ट खत्म हो गया, देश के क्या दुनिया का ही खत्म हो गया, सीधी सी बात है। इस टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए क्या किया गया, निर्मला हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा 6 लाख 6.5 लाख करोड़ का जो पैकेज लेके आया गया, ठीक है। हम देखते हैं कि इंडिया टूरिज्म वर्ल्ड में, टूरिज्म सेक्टर की जब रैंकिंग आती है उसमें भी सुधर रहा है। इंडिया टूरिस्ट के लिए वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। लेकिन आज वो प्रॉब्लम्स क्या है जो इंडिया के सामने आ रही है। देखो, पहला तो है कोविड 19। कोविड 19 जो दो लोगों को अलग रहने की बात करता है, लोगों को दूर, टूरिज्म उनको जोड़ने की बात करता है। तो हमारे सामने कोविड 19 एक बहुत बड़ा खतरा है, पहली बात। दूसरा, जो बेसिक नीड्स, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है देश में,
जो लोग टूरिस्ट थे ना, वो अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चल छोड़ो, घूम तो अपन बाद में भी लेंगे, अभी पैसा बचाना जरूरी है क्योंकि कल का पता नहीं है। ये चीज लोगों के पास में अभी पैसे की कमी आ गई है, तो लोग अपनी नीड्स पहले देख रहे हैं ये सारी चीजों को। वहीं हम बात करें ग्लोबल चेन की, तो ग्लोबल चेन भी टूटी है क्योंकि अलग अलग सेमिनार्स होते थे, अलग अलग चीजें करवाई जाती थी हमारे देश में, जिनसे लोग टूरिज्म के प्रति अट्रैक्ट होते थे। वो चीजें ऑलमोस्ट होना बंद हो गई हैं। अब हम बात करें कि सरकार इनके लिए इस समय कर क्या रही है टूरिज्म को दोबारा बढ़ाने के लिए। तो अभी सरकार ने, हम देखते हैं 6.5 लाख का एक पैकेज जारी किया था, और उसके और ये भी कहा गया कि 11,000 जो रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड हैं उनको 1-1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा बिना किसी गारंटी पे, और बहुत इजी लोन दिया जाएगा। और जो टूरिज्म कंपनीज हैं, जो रजिस्टर्ड टूरिज्म कंपनीज हैं इंडियन गवर्नमेंट में, उनको 10-10 लाख रुपए का भी लोन दिया जाएगा। ये सब बात की गई। हम देखते हैं पर्यटन पर्व, देखो अपना देश, इनक्रेडिबल इंडिया, ये कुछ प्रोग्राम है जो भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, इनको दोबारा शुरू किया जाएगा। 5 लाख टूरिस्ट जो कि फ्रिक्वेंट टूरिस्ट हैं, जो विदेश आते जाते रहते हैं, उनको फ्री वीजा उपलब्ध करवाया जाएगा। टूरिस्ट मतलब एक तरीके की टूरिज्म फीस कम की जाएगी। और वहीं हम देखते हैं कि जो सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, SEIS, उसको भी शुरू करने की बात की जा रही है कि हाँ, इंडिया की जो सर्विस एक्सपोर्ट है, मतलब इंडिया के लोग बाहर जाकर काम करें और हमारे पास में फॉरेक्स वगैरह भेजें, और वहां जाके जब हम लोगों को बेचते हैं, साथ साथ में कल्चर भी जाता है और डाइवर्सिटी, वो तो है ही है, इंडिया का टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि हमारे टूरिज्म में कितना पोटेंशियल है। तो देखो, पर्यटन में लेबर इंसेंटिफाइज होता है, एक तरीके से बोला जाए। इकोनॉमिकली, ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत फायदा होता है जब भी कहाँ पे कहीं भी पर्यटन आता है। अरे अच्छी सी बात है, कोई घूमने जाएगा तो वहां पे रहने वाले, चाहे रेडी वाले हों, चाहे वहां पे बनने वाले कोई लोकल लोग हों, उन लोगों को भी फायदा होता है। ठीक है ब्रो, इसमें डाटा दिया हुआ है कि पर 10 लाख रुपए पे, सॉरी, अगर हम लोग टूरिज्म में 10 लाख रुपए डालते हैं तो तकरीबन 78 लोग हैं जिन्हें जॉब मिलता है उससे। वहीं अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो मात्र 45 लोगों को मिलता है, और कॉमर्स की बात करें तो उसमें तो केवल 18 लोगों को मिलता है, कॉर्पोरेट्स में। सिंपल सी बात है। तो टूरिज्म में बहुत कम रुपए में बहुत ज्यादा जॉब मिलती है। भारत के दुर्गम इलाके, दुर्गम चीजें, भारत की डाइवर्सिफिकेशन, जैसे नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म, टाइगर टूरिज्म, नेचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, भारत पे बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन है। भारत में संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और ये संभावनाएं क्या करती हैं, दिल्ली मुंबई जैसे देश जो कि वेल्थ सेंटर बने हुए हैं, उनसे पैसों को निकाल के और अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और पूरे टूरिज्म ना पूरे इंडिया को एक साथ बढ़ाने का काम करता है, ना कि केवल दिल्ली मुंबई कोलकाता बेंगलोर हैदराबाद जैसे बड़े देशों को, जहाँ पे जो वेल्थ सेंटर बन के बैठे हैं। टूरिज्म में हम देखते हैं ज्यादातर वुमेन्स को प्राथमिकता दी जाती है, चाहे तुम कहीं भी बात करो, होटल्स वगैरह की बात करो, या आप लोग कहीं और घूमने जाएं, या जहाँ पे भी हम टूरिज्म में जाते हैं वहाँ लोकल लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो उनमें भी वुमेन्स ही हैं जो ज्यादातर चीजें बनाती हैं। लोकल सेक्टर की बात करें, अब लोकल की इतनी बात हो ही रही है, वहां पे तीनों सेक्टर, कहीं पे भी टूरिज्म बढ़ेगा तो वहां पे प्राइमरी सेक्टर भी बढ़ता है, वहाँ सेकेंडरी सेक्टर भी बढ़ता है, वहाँ टर्शियरी सेक्टर भी बढ़ता है, क्योंकि लोग जाके चीजों की मांग करेंगे तो प्रोडक्ट भी चाहिए। लोगों को कहीं पे जाएंगे घूमने तो वहां पे सर्विसेज भी चाहिए, टूरिस्ट गाइड चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। और फिर प्राइमरी सेक्टर जो किसान वगैरह है, वो लोग खाने पीने की चीजें, जब कोई जाएगा तो वहां पे वो तो चाहिए ही चाहिए। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हर सेक्टर को फायदा होता है टूरिज्म से। टूरिज्म से हमारे देश का कल्चर और हेरिटेज प्रॉपर्टीज है वो बढ़ती हैं, और इसके अलावा भी मल्टीपल इफेक्ट है जो बहुत सारे पड़ते हैं इकोनॉमी पे ओवरऑल। तो टूरिज्म एक बहुत लो कॉस्ट में बहुत ज्यादा चीजें जनरेट करने वाला, मतलब वही ना कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट और बहुत ज्यादा रिटर्न है। अब हमें कौन से स्टेप्स हैं जो टूरिज्म को इंडिया में बढ़ाने के लिए जरूरी है। पहला तो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल्स बढ़ाना जरूरी है। दूसरा, हम बात करें कि सप्लाई चेन जो इंफ्रा डेवलप करने की, कि वही है ना, मैंने कह दिया कि मेघालय में वहां एक अच्छा झरना है, वहां तक इंफ्रा ही नहीं है। पता पड़ा बहुत मेहनत करके जाना पड़ रहा है, जा ही 10 लोग पा रहे हैं। इंफ्रा अच्छा डेवलप करने की जरूरत है, जिस जगह पे हम जाए तो वहां पे हमें होटल्स, पानी, ये वो 10 चीजें, नेसेसिटीज की प्रॉब्लम ना हो, ऐसा इंफ्रा बनाया जाए। हाँ, हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर। देश में दिल्ली को एक एक समय रेप कैपिटल बोला जाने लगा था 2014 से पहले। तो लॉ एंड ऑर्डर हर जगह अच्छे से मेंटेन हो, क्योंकि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन होगा
वहीं लोग ज्यादा जाएंगे। अभी तुम्हें पता है कि एक जगह पे ज्यादा गुनाह होते हैं, जैसे बिहार या यूपी, इन चीजों में और ज्यादा, बिहार, यूपी, दिल्ली, ये तीन ऐसी जगह हैं जो ज्यादातर केसेस में बहुत ज्यादा बदनाम है। तो इनमें लोगों को टूरिज्म कंपेरेटिवली वैसे ही कम हो जाता है इन्हीं की वजह से। और इनको सही करने की जरूरत है। हमें विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत है। कि जैसे हम बात करते हैं फ्रांस, इटली में देख लो, ओवरऑल टूरिज्म में 80-90% केवल उनका विदेशी ही होता है, डोमेस्टिक नहीं होता। और वहीं हम इंडिया की बात करें तो कुछ 5-10% है जो हम लोगों के विदेशी हैं, ज्यादातर हमारा डोमेस्टिक होता है। तो विदेशी टूरिज्म को हमें बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वही है जो हमें सबसे ज्यादा और ज्यादा कमाई करके देता है। सिंपल सी बात। यही हम बात करें कि ईज ऑफ टूरिज्म एक तरीके से बोलिए, वो बढ़ाने की जरूरत है। हमारे देश की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री हैं, जैसे हम लोगों ने कल देखा, हमारे देश के गृह मंत्री है जिन्होंने डेमोक्रेसी पे एक ट्वीट किया। तो मार्टिन एक बहुत एक कहा जाए ना कि स्पोर्ट्स प्लेयर भी हैं, पुरानी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है, उन्होंने उस चीज का मजाक बनाया। तो ये चीजें भी दिखाती हैं कि हमारी देश की डेमोक्रेसी और देश की डेमोक्रेसी जो है इंटरनेशनल लेवल पे कितना उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, कितनी उस पे लोग भरोसा करते हैं। क्योंकि देखो, भले ही उस एक लेडी से कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके दिमाग में इस इंडिया को लेकर गलत इमेज बन जाएगी। वो इमेज इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे अपनी अच्छी करने की जरूरत है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए कि पर्यटन के सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कर रही है सरकार, क्या करना चाहिए, और अगर उसमें कितना पोटेंशियल है, तो इन सभी चीजों पे हम लोगों ने बात कर लिया। तो दैट्स ऑल। आज की अगर बात करें कि 13 अक्टूबर में, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था।